क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज CS नूर न्याजी और आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट साथ ही एक केस लॉ पर आधारित है। यस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिलीवर्ड अ रीसेंट जजमेंट इन 2026 व्हिच कैन इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, कंपनीज एंड प्रोफेशनल्स टू। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल लैंग्वेज। तो ये फेमस केस है पन्नालाल भंसाली वर्सेस भारती टेलीकॉम लिमिटेड का, which talks about section 66 of the Companies Act 2013। भारती टेलीकॉम लिमिटेड एक अनलिस्टेड क्लोजली हेल्ड एंटिटी है जो कि भारती एयरटेल की एक प्रमोटिंग एंटिटी भी है। साथ ही इस एंटिटी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पब्लिक द्वारा लिए गए हैं और ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स 1.9% ही है। ना होता क्या है, भारती टेलीकॉम लिमिटेड डिसाइड्स टू अंडरटेक रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत ये कंपनी अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के 2.8 करोड़ के अराउंड शेयर्स को कैंसिलेशन में डाल देते हैं। तो होता ये है कि कंपनी इन सारे कैंसिलेशन के बदले सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर कंसिडरेशन दे देती है और सारे शेयर होल्डर्स को एग्जिट दे देती है जो कि माइनॉरिटी में है। और ये जो कंसिडरेशन अमाउंट है आफ्टर वैल्यूएशन एक्सरसाइज निकल के आता है 163.25। कंपनी का मानना है कि कंपनी इन सारे शेयर होल्डर्स को एग्जिट इसीलिए देती है क्योंकि कैंसिलेशन और वैल्यूएशन के बाद जो डिस्काउंट कंपनी अप्लाई करती है, क्योंकि कंपनी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मार्केटेबिलिटी कम है, इसीलिए एक तरह का डिस्काउंट अप्लाई कर देती है कंपनी इनके वैल्यूएशन के ऊपर। और जो अमाउंट 163.25 निकलता है वो एक डिस्काउंट के बाद निकल के आता है। तो कंपनी के सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऊपर एक तरह का दावा लगाते हैं कि ये जो वैल्यूएशन 163.25 की निकल के आई है ये मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है, बायस्ड है और वैल्यूएशन रिपोर्ट में एक तरीके का ट्रांसपेरेंसी लैक है, जिसकी वजह से कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर NCLT अप्रोच करते हैं। होता क्या है, इन सारे एलिगेशंस को देखते हुए NCLT कंसीडर करती है कि कंपनी के पास बाकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी हैं और ये कंसीडरेशन प्राइस जो कि 163.25 था इसको बढ़ाकर 196.80 कर दिया जाता है, जिस पर भी आई गेस काफ़ी सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑब्जेक्शन होता है। और इतने सारे ऑब्जेक्शंस के बाद भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हाईएस्ट मेजॉरिटी के साथ 99.9% की मेजॉरिटी के साथ इस स्कीम को अप्रूव कर देते हैं, जो कि कोर्ट का प्रोसीजर है। आप सबको पता ही है कि अभी क्योंकि NCLT से मैटर डिसाइड होता है तो सारे के सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एक अपील फाइल करते हैं टू दी एनक्लैट। नाउ एनक्लैट में भी सेम ग्राउंड्स होते हैं कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर छेड़खानी की गई है, जो कंपनी के वैल्यूअर हैं वो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट टीम के कनेक्शंस में हैं तो इंटरेस्ट का फैक्टर भी वहाँ खड़ा हो जाता है। दूसरा, कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया होता रिगार्डिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट, और कंपनी के ऊपर ट्रांसपेरेंसी और वैल्यूएशन प्रोसीजर को लेके भी काफ़ी सारी एलिगेशंस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लगाते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, एनक्लैट इस पूरी एप्लीकेशन को, अपील एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है। अब कट टू सुप्रीम कोर्ट। यही माइनॉरिटी शेयर होल्डर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं रिगार्डिंग द सेम इश्यूज जो कि ट्रांसपेरेंसी को लेके हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट को लेके हैं, ऑडिटर का वैल्यूअर से कनेक्शन को लेके हैं। बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वहाँ जाके बोलते हैं कि हमें एक स्क्वीज आउट मैकेनिज्म के थ्रू कंपनी से बाहर का एग्जिट रूट दे दिया गया है। कंपनी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए जाते हैं और कंपनी के बोर्ड के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर मेलिफाइड इंटेंशंस के जैसे आरोप भी वहाँ लगाए जाते हैं। देखा जाए तो एज अ प्रोफेशनल कई सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में पॉपअप होंगे, जैसे कि मेरे भी हो रहे हैं। तो 4 क्वेश्चंस तो मेरे भी हैं, जैसे कि क्या ये जो रिडक्शन एक जेन्युइन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर माना जाएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इस रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कंपनी अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऐसे हटा सकती है? तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये पूरी जो स्कीम है ये फेयर थी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर है उनके सीधे संबंध वैल्यूएशन करने वाले वैल्यूअर के साथ अलेजिडली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने सारे प्लेटफॉर्म्स पे रखे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट का नॉन डिस्क्लोजर ये पूरी स्कीम को इनवैलिडेट कर देता है? सभी सवालों पर आप लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बट इन शॉर्ट
इस पूरे केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दे दिया है। 2026 का जजमेंट है, आप सिंपल गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट का ही कंसर्न है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट केवल मर्जर और अमलगमेशन जैसी ट्रांजैक्शंस में, जो कि सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर एग्जीक्यूट होती हैं, या फिर परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं जो कि सेक्शन 236 के अंडर एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस में वैल्यूएशन रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें सेक्शन 66 पर्टिकुलरली, इसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट का होना सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर है ही। इन शॉर्ट, अगर हम सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो अब से वैल्यूएशन रिपोर्ट का मैंडेटरली वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है, बट ऑन अ प्रोफेशनल एथिक्स ग्राउंड कंपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोक्योर कर सकती हैं। देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट इन द इंटरप्रिटेशंस, आप जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, लीगल स्टूडेंट्स के लिए और इवन दो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत ज़रूरी है, सोचा मैं आपके साथ अपडेट कर दूं। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन दी ओपिनियंस रिगार्डिंग द सेक्शन 66 एंड द वैल्यूएशन रिपोर्ट। इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।